जिसकी स्थापत्य कला राजधानी स्टेशन भी इन्हीं में से एक है। सलाम करते हुए मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों की अजानें, नमस्कार। लखनऊ से 270 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है प्राचीन नगर गोरखपुर और उसी गोरखपुर नगर में है प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर। इस मंदिर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और हम हर वर्ष उस पर्व पर लाइव टेलीकास्ट करते हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर। और उस लाइव टेलीकास्ट के पहले हम बातचीत करते हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी से। आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस समय हम उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के हमारे कार्यक्रम में। जी, तो हम पहला प्रश्न हमारा वही आपसे है, हमें कृपापूर्वक ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मकर संक्रांति का पर्व यहाँ बहुत विशेष रूप से धूमधाम मनाए जाने की परंपरा है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। देश के अंदर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को देखा जाता है। मुख्य रूप से सूर्य उपासना का पर्व है जी। हम सब जानते हैं जगत के जो पिता हैं वो सूर्य कहे जाते हैं। सूर्य के बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप से सूर्य की हर गति का प्रभाव इस जगत के एक एक गतिविधि पर पड़ता है। भारत के ज्योतिष विज्ञान ने इसको बहुत सूक्ष्मता के साथ, बड़ी गहनता के साथ समझा है, जाना है, और इसलिए उन सभी घटनाओं को किसी न किसी रूप में रेखांकित किया है। तो मकर संक्रांति भी उसी में से एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जहां पे एक राशि से दूसरी राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण संक्रांति कहलाती है। तो वैसे ही ये विशिष्ट घटना है जब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य देव का संक्रमण होता है, तो ये मकर संक्रांति कहलाती है। ये माना जाता है कि हर प्रकार के शुभ कार्यों की प्रशस्त तिथि है। ये सभी शुभ कार्य इस तिथि से सनातन हिंदू धर्म परंपरा के प्रारंभ होते हैं, और यही कारण है कि देश के अंदर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। आप उत्तर भारत में आएंगे तो एक खिचड़ी संक्रांति के रूप में पर्व मनाया जाता है। हर पवित्र नदी, तालाब, सरोवर में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। प्रयागराज में भी काफी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के वहां संगम में स्नान करेंगे। गढ़मुक्तेश्वर में और अन्य पवित्र स्थलों पर भी लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जाके स्नान करते हैं जी। गंगा सागर में स्नान होता है, हरिद्वार में स्नान होता है। अगर आप जाएंगे दक्षिण में तो पोंगल का पर्व भी मकर संक्रांति से ही आगे बढ़ता है। पंजाब में आ जाएंगे, लोहड़ी जैसा पर्व, उत्साह और उमंग का पर्व होता है। असम में जाएंगे, बिहू के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के नाम पर इस पर्व को मनाया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से इस विशिष्ट पर्व का गोरखपुर से महायोगी गोरखनाथ जी की इस साधना स्थली से भी संबंध है, और विगत सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालु जन यहाँ पे आके भगवान गोरखनाथ जी को अपनी पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाते हैं।
तो सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण संक्रांति कहलाती है। जब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य संक्रमण करते हैं तो मकर संक्रांति कहलाती है। जी। तो मकर संक्रांति का आयोजन इस दृश्य तो विशिष्ट है ही। यह भी मान्यता है कि जो दो अयन हैं वर्ष में, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, जी। ये मान्यता है कि सूर्य इस दिन उत्तरायण की ओर आते हैं। उष्मा आती है सूर्य में। तो ये उत्तरायण की तरफ आने का मतलब हर प्रकार के शुभ कार्यों की प्रशस्ति थी। दिन अब बड़े होने लग जाएंगे, रातें छोटी होने लग जाएंगी। जी। तो ये भी मान्यता है। अब महाभारत का आज से 5000 वर्ष पहले का दृष्टांत आपको होगा, जिसमें भीष्म पितामह ने, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जी। और उन्होंने उत्तरायण में सूर्य देव के आगमन की प्रतीक्षा के लिए कुछ दिन उन्होंने सरसैया पर ही रह करके और प्राण नहीं त्यागे थे। उस कष्ट को सहन किया था केवल इस बात को लेकर के कि मैं उत्तरायण में जब सूर्य आएंगे तभी मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। तो ये मान्यता सनातन काल से रही, हजारों वर्षों से रही है, और उस परंपरा को आज भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निभाते हैं, उसी रूप में निभा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी किस प्रकार से धूमधाम से मनाई जाती है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही इस साक्षात्कार के समाप्त होने के पश्चात। लेकिन ये अवसर दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर हर वर्ष आता है, जब उसके पहले हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं रोचक विषयों पर गोरक्षपीठाधीश्वर से। ये बातचीत आप लगातार देखते रहें। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछने वाला हूं अपनी जानकारी में संवर्धन के लिए। आपसे हम जानना चाहेंगे महाराज जी, हमें ये बताइए कि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, वो धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली कहलाता है। तो धर्म और पूजा पद्धति, उपासना पद्धति में क्या अंतर है? देखिए, धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है। जो व्यक्ति यानी एक व्यक्ति का जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन हो, जी, जिस व्यवस्था से सभी संचालित होते हैं, जो प्रत्येक को हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो एक शाश्वत व्यवस्था है, जो कालबाधित है, शाश्वत व्यवस्था को हम लोग धर्म मान लेते हैं। मुख्य रूप से अगर आप माने तो कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों का पर्याय, जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है, उस शाश्वत व्यवस्था को हमने धर्म माना है। इसमें व्यक्ति और उपासना विधि महत्वपूर्ण नहीं होती है, और एक शाश्वत व्यवस्था है। हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में उस शाश्वत व्यवस्था को रहना है। जैसे अग्नि का धर्म है दाहकता, वो हर कालखंड में रहेगा। जल का धर्म है शीतलता, वो हर कालखंड में रहेगा। वायु का धर्म है स्पर्श करना, वो हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेगा। तो ये जो धर्म है, वैसे ही जब व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो उसके कुछ शाश्वत धर्म होंगे, जो उसे उसके कर्तव्य का बोध कराता हो, जो उसको नैतिकता के भाव के साथ जोड़ता हो, जो उसे सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता हो। उस शाश्वत व्यवस्था को हमने धर्म माना है। लेकिन जब उपासना विधि की बात आप करते हैं, पंथ या उपासना विधि की बात करते हैं, तो उसका एक इष्ट होगा, एक पुस्तक होगी, एक स्थान और होगा, एक विशेष पूजा पद्धति होगी। धर्म एक व्यापक स्वरूप है। पंथ, संप्रदाय या पूजा पद्धति उसका एक सूक्ष्म रूप है। जी, बिल्कुल। दोनों का अपना महत्व अपनी जगह में है। लेकिन हम पूजा पद्धति को संपूर्ण धर्म नहीं मान सकते। हम लोग धर्म के इस व्यापक स्वरूप को अगर आगे कार्य करेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो मुख्य रूप से कर्तव्य का बोध कराना, नैतिक मूल्य और सदाचार के मार्ग का अनुसरण कराना, यह शाश्वत व्यवस्था को हमने धर्म माना है। महत्वपूर्ण बात है
कि धर्म में कर्तव्य परायणता, दायित्व का बोध ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। पिछले वर्ष जब जनवरी में आपसे हमारी भेंट, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की आपसे भेंट हुई थी, उसके 2 महीने के बाद पूरी दुनिया संकट में आ गई। मार्च से लेकर लगातार संकट चल रहा है और अब उसके समाप्त होने का समय आ रहा है। तो अपने दर्शकों के लिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि मार्च के बाद से लेकर दिसंबर तक आपका समय कैसा गुजरा। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उत्तर प्रदेश जो 23 करोड़ की जनसंख्या का राज्य है, वहां पर आपने कोविड को कैसे नियंत्रित किया। आपके मन में क्या चल रहा था मार्च से जो शुरू हुआ? देखिए, हमारे लिए एक नया अनुभव था और यह देश भी, दुनिया भी सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा था। लेकिन हमारा सौभाग्य था कि इस देश के पास एक यशस्वी नेतृत्व था, प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, और एक अभिभावक के रूप में, देश के एक नेता के रूप में, देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो मार्गदर्शन था, उनका जो सानिध्य था और भारत सरकार का जो सहयोग था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो हमारा सबसे बड़ा संबल था। और उसी का परिणाम है कि हम लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सबसे सफलतम कोविड प्रबंधन का कार्य करने में सफल हुए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ प्रदेश की अपनी टीम को, मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों को, अपने प्रशासनिक और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के जो स्वयंसेवक गण हैं, उन सबको, जिन्होंने शासन के प्रत्येक निर्देश को अंगीकार करते हुए, अपनी जान पर खेलते हुए 24 करोड़ की आबादी को कोरोना महामारी से बचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उसका परिणाम था कि कोविड प्रबंधन में हम लोग बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। और अब एक खुशखबरी है, और जो 16 से साकार हो रही है 850 केंद्रों पर, कि जी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 16 जनवरी से कोविड-19 की वैक्सीनेशन का कार्य होने जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का और अभिनंदन करता हूं देश के वैज्ञानिकों का। भारत पहला देश है जिसने 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च की है और ये दोनों वैक्सीन प्रभावी ढंग से देश के सामने आ रही हैं और 16 तारीख से वैक्सीन लगने प्रारंभ होंगी। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को, सेकेंड फेज में ये वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को लगेगी, थर्ड फेज में 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को और जो किसी एक बीमारी से ग्रसित हों उन सभी लोगों को लगाने की व्यवस्था की जा रही है। तो कोरोना चेन को ब्रेक करने में ये बहुत बड़ी सफलता होगी और आने वाले समय में इस प्रकार की महामारी पर प्रभावी नियंत्रण। मेरे मन में जो प्रश्न है और कई ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में प्रश्न है कि जब बड़े बड़े भोजनालय चल रहे थे, निःशुल्क भोजन सरकार और तमाम संगठन करवा रहे थे, आप स्वयं भोजन की गुणवत्ता देखने के लिए प्रायः जाया करते थे, तो ये जो पूरी प्रक्रिया रही 9-10 महीने की, इसमें क्या चुनौती सबसे बड़ी आपको लगी? देखिए, हमारे लिए एक अनुभव था, मैंने पहले भी बताया ना कि मेरे लिए एक अनुभव था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य था। हमने जो चीज मांगी हमें तत्काल उस सहयोग मिला, जो भी जिस भी प्रकार से। तो कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये चीज होगी तो हम क्या करेंगे। दूसरा, फोन पे प्रधानमंत्री जी की उपलब्धता या समय, उनको स्वयं भी लगता था कि इस चीज की समस्या आ सकती, तत्काल उनका फोन भी आता था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मंत्रियों के, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनका संवाद रहता और हर एक चीज को वैज्ञानिक पद्धति से कैसे हमें लागू करना है। देखिए, यूपी के लिए चैलेंज इसलिए भी था, 24 करोड़ की आबादी थी और जब लॉकडाउन के दौरान बड़ी मात्रा में मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, कर्मियों ने, निजी क्षेत्र के संस्थानों से लोगों ने प्लान शुरू किया। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए
और लगभग 1 करोड़ की वह संख्या थी जो उत्तर प्रदेश से होते हुए अलग अलग राज्यों के लिए गए। जी भी ये अपेक्षा स्वयं के प्रति नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का करेगा। दूसरा हर एक के लिए एक लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा का पालन तो प्रत्येक को करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो फिर उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हैं जिसके तहत समाज अब उसका जवाब ले लेता है। जी, समाज जागरूक हो रहा है और अब हम इस साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं। अंतिम प्रश्न हमारा आपसे ये है, जो मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि हमारे दर्शकों का प्रश्न है, वो ये है कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? सुबह से लेकर देर रात तक ये जो कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा है, उसके स्रोत के बारे में हमें कुछ देखिए, मैं एक योगी हूं, एक सन्यासी हूं। भारत के सनातन मूल्यों की परंपराओं का आदर करता हूं, उनको अंगीकार भी करता हूं। योग गोरक्षपीठ योग पीठ है और योग का पहला नियम ही है यम और नियम। अंतःकरण की शुद्धि और बाह्य शुद्धि, ये दोनों उसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं। जीवन में संयमित जीवन व्यक्ति की आरोग्यता का पहला आधार बनता है। एक मर्यादित जीवन जी व्यक्ति के जीवन का एक आरोग्यता का आधार बनता है। योगिक क्रियाओं का नियमित जो अभ्यास होता है उनका मैं आज भी हम लोग करते हैं, उनका अभ्यास होता है, उन क्रियाओं को आज भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। और मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण भारत की ऋषि परंपरा का ये प्रसाद, हजारों वर्षों की हमारी ये विरासत को वैश्विक मान्यता मिली है। जी और आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में जी। दुनिया मना रहा है। ये योग की ताकत है जिसको हम लोग, जिसका सानिध्य प्राप्त करके जिन क्रियाओं को करते हुए हम लोग आरोग्यता को तो प्राप्त किए ही हैं, लेकिन एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी हर समय हम लोगों को महसूस होती है। जी, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी भावभूमि पर आज का ये विशेष साक्षात्कार गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम समाप्त करते हैं। आपको हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए हर वर्ष की भांति समय निकाला। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।